चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हम तो एक क्वेश्चन बनाए थे ना, उससे आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन था उसी को लिखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और क्या है ना। तो देखो समझो, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4, और इधर से फोर्स लग रहा है F = 10 × T। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हम करवाए थे, आप लोग को याद है क्या, कितने टाइम में मोशन स्टार्ट होगा, दूसरा फ्रिक्शन पूछे थे, और तीसरा फ्रिक्शन पूछे थे, दूसरा में क्या 0.5 सेकेंड में, तीसरा में क्या पूछे थे। हाँ, तो फिर एक बार फिर से उसको देख लेते हैं हम लोग। लिखो, फाइंड ए में टाइम आफ्टर विच मोशन ऑफ ब्लॉक स्टार्ट। ठीक है, बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में लिखते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर वेलोसिटी देखो, समझो इसको। क्वेश्चन लिख लेना है, अभी समझ लो। पहले सबसे पहले तो ये पता करो कि ये ब्लॉक कितने टाइम के बाद मोशन स्टार्ट करेगा, कितने टाइम के बाद मोशन स्टार्ट करेगा। तो मोशन स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट समझाए थे ना, क्या, जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तब जा कर के मोशन स्टार्ट होता है, ये ना। तो सबसे पहले ए पार्ट देख लेते हैं। तो अप्लाइड फोर्स F है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर दो, है ना। तो अप्लाइड फोर्स F कितने के बराबर है, 10 × T, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है जानते हो ना। यहाँ पर नॉर्मल बताओ तो कितने हो जाएंगे, 2g ना हो जाएंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, μs × नॉर्मल। तो 10t = μs का वैल्यू बताओ 0.5, नॉर्मल का वैल्यू बता दो 2 × g, यही ना। तो 10t = हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा ना, मतलब t = 1 सेकेंड। इसका मतलब ब्लॉक 1 सेकेंड में मोशन स्टार्ट कर दिया है, यही ना। कितने टाइम में मोशन स्टार्ट हो गया है, 1 सेकेंड में मोशन स्टार्ट हुआ है। और हमसे बी पार्ट में क्या पूछता है कि वेलोसिटी बताओ कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। अच्छा, अब ये बताओ हमको कि 4 सेकेंड में ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि रेस्ट में है, मूव कर रहा है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, किधर की ओर लगेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके इस डायरेक्शन में लगेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यू फिक्स्ड होता है, बताओ कितना होता है, Fk = μk × नॉर्मल। μk का वैल्यू देखो दिया हुआ है कितना, 0.4, और नॉर्मल का वैल्यू देख के बताओ तो कितना है, 2 × g। इसका मतलब Fk का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, 8 न्यूटन। अब ये बताओ, इधर तो टाइम के साथ फोर्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यह काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि ये फोर्स तो बढ़ता रहेगा टाइम के साथ, लेकिन ये फ्रिक्शन तो उतना ही का उतना ही रहेगा, 8 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट ये ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा ना। ठीक है, तो पता करो कि कितना एक्सेलरेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दें, कैसे लिखते हो, इस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो इसके अपोजिट में कितना लिखेंगे, Fk लिखेंगे ना, = मास ऑफ द ब्लॉक इंटू
एक्सेलरेशन, यही होता है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में, है ना। इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है 10T, इधर कितना एफ के, नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 10T हो गया, एफ के का वैल्यू कितना है 8 और 2 इंटू ए हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, ए पहले लिख देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5T माइनस 4। अब ये बताओ कि ये एक्सेलरेशन जो है वह कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। और वेरिएबल का प्रॉब्लम हमेशा किससे बनाते हैं? इंटीग्रेशन से, यही ना। वेरिएबल का प्रॉब्लम किससे बनाते हैं? इंटीग्रेशन से। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ए मालूम है और भी निकालना है। ए कितना मालूम है? 5T माइनस 4। भी निकालना है, तो ए को क्या लिख सकते हैं बताओ? dv बाई dt। और ये हो गया 5T माइनस 4, यही ना। तो dv अगर लिखना होगा तो dt से इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे, 5T माइनस 4 इंटू डी टी, यही ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यह इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। जब टाइम 1 सेकेंड था, देखो यहाँ पर, तो उस समय तो ब्लॉक मोशन स्टार्ट किया था ना। इसका मतलब जब टाइम का इधर लिमिट 1 देंगे 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी उस समय कितना होगा? 0। और कितने सेकेंड में हमसे वेलोसिटी पूछता है? तो 4 सेकेंड में मान लो वेलोसिटी हो गया v, ठीक है। अब ये dv का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है? v लोअर लिमिट अपर, हो गया। इसको इंटीग्रेट करूँ, 5 हो गया। टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ, टी स्क्वायर बाई 2, एक पावर बढ़ जाता है ना, माइनस 4 इंटू डी टी है, तो 4 इंटू टी 1, और यहाँ पर 4। यहाँ से अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट से तो कोई फ़ायदा नहीं, 0 हो जाएगा। चलो अब इसमें अपर लिमिट पहले रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? वेरिएबल के जगह पर। तो 5/2 हो गया, वेरिएबल कितना हो गया 4, टी है ना, तो टी के जगह पर कितना रखना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, अपर लिमिट रख दिए, माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, इसको यहाँ रखो 5/2 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको सॉल्व करो तो 5 हो गया, ये 16 है ना, और 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 8, माइनस कितना हो गया 16, माइनस इधर बताओ कितना हो गया 5/2 यानी 2.5 माइनस 4, ठीक है। और भी लिख दो, इधर लिख देते हैं, देखो v का वैल्यू हो जाएगा 8 5 जा 40, 40 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा 24। और यहाँ देखो ये माइनस 1.5 होगा ना यहाँ पर, और माइनस माइनस कितना 1.5, तो कितना हो जाएगा बताओ 25.5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी हो जाएगा? 4 सेकेंड के बाद। है समझ में? चलो इसको उतारो, चलो लिखो तो आगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहेंगे। जैसे मान लो कोई ब्लॉक जो है वह हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, और ये ब्लॉक अबाउट टू मूव है, मतलब अब मूव करने वाला ही है। जब यह अबाउट टू मूव होगा उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मूव नहीं किया है लेकिन मूव करने वाला ही है ना, मतलब स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लगेगा ना, और स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू का नाम क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया, इस पे नॉर्मल फोर्स तो लगेंगे ही,
इधर दिखा देते हैं ऐसे नॉर्मल फोर्स लग गया। अब ये दोनों का रिजल्टेंट तो होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो है मान लो इस डायरेक्शन में हो गया, इसे रिएक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल फ्रिक्शन के रिजल्टेंट जिसे रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं, वह नॉर्मल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम पैरेलल ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं ना, देखो दो वेक्टर ट्रायंगल लॉ याद करो तो इसको इधर शिफ्ट करा सकते हैं। तो ये नॉर्मल में एफ एल जोड़ा हुआ है तो इसका रिजल्टेंट ये मिल जाएगा ना, इस रिजल्टेंट का नाम रिएक्शन फोर्स होता है। तो जब ब्लॉक अबाउट टू मूव होता है तो रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। लिखो, व्हेन ब्लॉक is about to move, when block is about to move, then angle between normal force and reaction force is known as angle of friction, is known as angle of friction। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन मान लो निकालना है हमको, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें tan थीटा लगाओ तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया एफ एल और बेस कितना हो गया? एन। एफ एल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम जानते हो कितने के बराबर होता है? म्यू एस इंटू एन बाई एन। कैंसिल हो गया, तो tan थीटा जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? म्यू एस। तो थीटा कितना लिखोगे? tan इनवर्स म्यू एस। और इसी एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ क्या? फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो लिखो पहले इतना। चलो लिखो आगे, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स किसको कहेंगे? नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट का नाम क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। तो लिखो इसको, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स is known as रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट का नाम क्या होता है? रिएक्शन फोर्स, है ना। तो यही रिएक्शन फोर्स है। तो रिएक्शन फोर्स ऐसे लिख सकते हो ना वेक्टर फॉर्म में, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट। ठीक है, समझो पहले, देख लो। फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियली लगता है। कैसा लगता है? टेंजेंशियली टू द सरफेस। और नॉर्मल फोर्स सरफेस पर परपेंडिकुलरली लगता है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुम लोग को आता है।
अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो यहाँ तो कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2f कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया 0। तो बताओ रिएक्शन फोर्स जो होगा वह कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0। ऐसे कह सकते हो कि कांटेक्ट में ये दोनों मिला करके एक ही फोर्स होता है, और कांटेक्ट जो फोर्स होता है उसे रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन फोर्स। क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स का ही दो कंपोनेंट है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, है ना। तो कांटेक्ट में जो फोर्स होता है वह रिएक्शन फोर्स होता है ना। लिख लो, कांटेक्ट फोर्स इज ए रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, और इसका दो कंपोनेंट होता है, एंड इट हैज टू कंपोनेंट्स, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कैसा, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन कौन, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एंड सेकेंड नॉर्मल फोर्स। तो याद रखना, जब रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पर नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों लग रहे हैं। सुनो पहले, जहाँ फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों लग रहा है तो दो अलग अलग फोर्स नहीं काउंट होंगे, वह दोनों मिला करके एक ही फोर्स काउंट होगा। कितने फोर्स काउंट होंगे, एक। कौन सा, रिएक्शन फोर्स, क्योंकि रिएक्शन फोर्स का ही दो कंपोनेंट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दो अलग अलग फोर्स नहीं हुआ, रिएक्शन फोर्स का ही दो कंपोनेंट हो गए। याद रहेगा ना। तो जहाँ नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेगा वहाँ दोनों मिलाकर के कितने फोर्स काउंट किए जाएंगे, एक। क्लियर है ना, मिटा दे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक प्रॉब्लम इस पर बना लो। जैसे रफ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक पर फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक पर फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, तो कहता है कि रिएक्शन फोर्स का रेंज बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, लिखो, फोर्स acting on block but block remain at rest, then find the range of रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स का रेंज बताना है। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स किसको कहते हैं बताओ, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट। फोर्स लग रहा है, तो मान लो अगर जीरो फोर्स लगेगा, कितने फोर्स लगेंगे, जीरो फोर्स लगेंगे, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा, नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है। जब टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं रहता है ब्लॉक में, तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट नहीं करते, है ना। तब तो एक ही फोर्स कांटेक्ट में लगेगा, कौन सा, नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर वेट फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन फोर्स जो होता है वह रिजल्टेंट होता है किसका, नॉर्मल और फ्रिक्शन का। तो जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 0 होगा तब फ्रिक्शन नहीं लगेगा,
सिर्फ क्या लगेगा, नॉर्मल। तो फर्स्ट सिचुएशन में लिखते हैं इफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो। जीरो हो भी सकता है ना, कह रहा है कि रेस्ट में है, फोर्स लग रहा है लेकिन रेस्ट में, तो हो सकता है जीरो लग रहा होगा फोर्स, ठीक है। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इफ अप्लाइड फोर्स इज ज़ीरो देन फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस केस में केवल नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, mg। तो रिएक्शन फोर्स के नाम पर दो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन वाला हो गया ज़ीरो, तो रिएक्शन का वैल्यू यही तो हो जाएगा। तो ये रिएक्शन फोर्स का कैसा वैल्यू होगा, मिनिमम, क्योंकि एक तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो ये ब्लॉक अबाउट टू मूव हो जाए, मूव नहीं, ब्लॉक अबाउट टू मूव होगा, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो सेकंड में लिखो इफ ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, जब ब्लॉक मूव करने वाला ही होगा, है ना, तो उस समय तो दोनों फोर्स लग जाएगा। तो नॉर्मल का वैल्यू mg हो जाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखते हो, म्यू एस इंटू नॉर्मल लिखते हैं ना। तो लिमिटिंग यहाँ पर कितने हो जाएंगे, म्यू एस तो म्यू दिया हुआ है देखो, और नॉर्मल का वैल्यू कितना है, mg। तो इस केस में तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स निकालना होगा, तो एन स्क्वायर एफ एल स्क्वायर लिखेंगे ना ऐसे। तो बताओ ये मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वह, ये दोनों का वैल्यू रखो, नॉर्मल का वैल्यू और फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो नॉर्मल का हो गया mg, तो mg का स्क्वायर, और लिमिटिंग का कितना हो गया, म्यू mg, इसका स्क्वायर। तो दोनों से mg बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यही ना। तो हमें रेंज ऑफ रिएक्शन फोर्स पूछ रहा था, तो रेंज तो लाइज करेगा मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। तो मिनिमम कितना निकला है mg, और मैक्सिमम यहाँ से देखो कितना निकला है, mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। है समझ में, चलो इसको लिख लो। चलो आगे समझते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। लिखो तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। समझो, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे मान लो यही है, ए वाला है ना, और इस पर एक ब्लॉक रख देते, मान लो ऐसे, दिख रहा है, ठीक है, ऐसे। अब इसके इंक्लिनेशन हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा कि सरकने लगेगा, है ना। इस समय हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज, है ना। तो फिर से देख लो, इसके इंक्लिनेशन हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक ऐसा एंगल बनेगा जिस पर ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, है ना। ये ब्लॉक ऐसे, ठीक है। तो ये ब्लॉक थोड़ा बड़ा रहता तो साफ साफ दिखता है ना। तो ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस पर ऑब्जेक्ट रख देने से वह स्लिप करने के टेंडेंसी में आ जाए, स्लिप नहीं करने लगे, है ना, स्लिप करने के टेंडेंसी में आ जाए, तो ऐसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज, है ना। देखो जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका इंक्लिनेशन ऐसे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना।
एक ऐसा टाइम आएगा, इतना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा जिस पर ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला सिचुएशन में आएगा, है ना। उस समय हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, इसी एंगल का नाम होता है क्या? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो लिखो, एंगल ऑफ रिपोज में लिख लेना, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ inclined plane angle of inclination of inclined plane at which block is about to move, then angle of inclination is known as angle of repose, angle of रिपोज। ठीक है, चलो एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करो। तो इसका नॉर्मल इधर लगता है ना, एम जी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना होता है, याद है? एम जी साइन थीटा। और एम जी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना होता है, एम जी कॉस थीटा। ये अबाउट टू मूव है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा ना इधर की ओर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अबाउट टू मूव है, मूव करने वाला, जस्ट मूव करने वाला है ना। उस समय जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है उसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ से बैलेंस करो तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा जो है वह नॉर्मल के बराबर लिख सकते हैं, है ना। और एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर ले रहा है, एम जी साइन थीटा को। तो एम जी साइन थीटा जो है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर देते हैं। फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट कर दो, इधर से इस पे इससे डिवाइड करते हैं। तो एम जी साइन थीटा बाई एम जी कॉस थीटा, और इधर हो गया एफ एल और ये हो गया एन, कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितने के बराबर हो गया, टैन थीटा। और एफ एल का वैल्यू कितना जानते हो, म्यू एस इंटू एन बाई एन, कैंसिल। तो टैन थीटा जो है वह किसके बराबर हो गया, म्यू एस, यही ना। तो थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, टैन इनवर्स म्यू एस। कोई दिक्कत नहीं ना। और यही है एंगल ऑफ रिपोज, यह है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी तो इतना ही मिला है ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज सेम हो सकता है, हमेशा कोई जरूरी नहीं कि इक्वल ही होगा। हाँ, दोनों सरफेस का अगर नेचर सेम है ना, यानी दोनों का नेचर सेम है, नेचर सेम का मतलब दोनों सेम मटेरियल का दोनों सरफेस है, सब तरह से आइडेंटिकल है। तो अगर नेचर ऑफ सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस सेम होगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों सेम हो जाते हैं, है ना। तो इसको नोट करके लिख लेना है, लिख लो। इफ नेचर ऑफ सरफेस रिमेन सेम, नेचर ऑफ surface remain same, then angle of friction, angle of friction is equal to angle of repose, angle of
रिपोज। चलो लिखो इतना, चलो समझो। यह है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, समझाया ना कि एंगल ऑफ रिपोज पर अगर ब्लॉक को रख दिया जाए तो ब्लॉक अबाउट टू मूव हो जाता है, यानी अब मूव करने ही वाला है। तो ये बताओ कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होगा, लेस देन एंगल ऑफ, तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि मूव करने लगेगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर क्या होता है? ब्लॉक अबाउट टू मूव। अगर उससे कम एंगल बनाए, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम रहने दे तो क्या होगा? नहीं मूव करेगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसका कैसा नेचर का होगा? स्टैटिक है काइनेटिक? तो इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, देन ब्लॉक remain at rest and friction acting on the block, friction acting on the block will be static friction। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर हो जाए एंगल ऑफ रिपोज से, तो ये बताओ कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? मूव करेगा। देन ब्लॉक मूव and friction force acting on the block is kinetic friction, is kinetic friction, है ना। अब थोड़ा समझो एक क्वेश्चन। ब्लॉक है ऐसे रख दिए इंक्लाइन प्लेन पर, है ना, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। रेस्ट में रहेगा या मोशन करेगा? तो रिएक्शन फोर्स बताना है। लिख लो, फाइंड रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स तो रिजल्टेंट होता है ना, किसका किसका? नॉर्मल फोर्स और, तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। नॉर्मल तो इधर क्यों लग जाएगा, एम जी इधर क्यों, एम जी का प्रोजेक्शन कितना हो जाता है एम जी, और इधर क्यों एम जी कॉस थीटा। इधर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक का कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम के कंडीशन से। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखो, यह स्टैटिक फ्रिक्शन किससे बैलेंस हो जा रहा है? एम जी साइन थीटा से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू हुआ वह कितने के बराबर हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। और नॉर्मल जो है वह किसको बैलेंस कर ले रहा है? एम जी कॉस थीटा को।
एम जी कॉस थीटा। अब अगर रिएक्शन फोर्स लिखना होगा हमें, तो रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का क्या हो जाता है, रिजल्टेंट, यही ना। तो रख दो, नॉर्मल का वैल्यू कितना है, एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, एम जी साइन थीटा का स्क्वायर। दोनों से एम जी का स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो एम जी का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, एम जी, और ये ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो रिएक्शन फोर्स कितने के बराबर हो गया। तो अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रेस्ट में है, तो बताओ कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा, एम जी के बराबर। तो इसको डायरेक्टली याद रखना है, लिखो पहले इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लिनेशन है एम, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाए, तो क्या ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, मूव करने लगेगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन भी तो हो जाएगा। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि ब्लॉक अपने वेट के एक कंपोनेंट के द्वारा ये मूव कर रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया है। तो बताओ अपने वेट के कारण अगर ये मूव करेगा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, अगर कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया हुआ है तो, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक if block move due to its weight। ठीक है, समझो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम करो। नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, एम जी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाता है, एम जी साइन थीटा। एम जी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना हो जाता है, एम जी कॉस थीटा। इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा ना, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। मान लो ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यू लिख सकते हैं। नॉर्मल का वैल्यू बताओ, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वह म्यू के, और नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। जब डाउनवर्ड आ रहा है तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एम जी साइन थीटा, और एफ के का वैल्यू यहाँ से लिख दो, म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू, यहाँ से एम जी बाहर निकाल लो, और ये साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एम इंटू। एम से एम कैंसिल करा दिए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अगर मान लो सरफेस स्मूथ होगा, इस रिजल्ट को याद रखना है। अपने वेट के कारण अगर ब्लॉक मूव करता है तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, सुनो पहले, कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अगर सरफेस स्मूथ हो गया तो म्यू के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, फ्रिक्शन नहीं रहेगा। इफ सरफेस इज स्मूथ
देन म्यू के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा।